अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ए केमिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट इमरान आबिद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दो 2015 के पेपर की बात करूं तो 2015 के पेपर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि 2015 के पेपर में आपके पास कोई 2080 वाला फार्मूला नहीं था। सारे के सारे एमसीक्यूज़ सारे के सारे आपके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 की तरफ, दैट इज़ एंजाइम्स आर। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में देखें, एंजाइम्स आर आपको सब बहुत आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक लेवल एफएसए लेवल से आसानी से इसका आंसर किया जा सकता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एमसीक्यूज़ नंबर 2 की अगर बात करूँ, एंजाइम्स बिलोंग टू विच ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है। प्रोटीन जैसे अब हमने ऊपर कह दिया है कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो प्रोटीन्स फिर अब क्या हैं आगे, ज़ाहिर है प्रोटीन के बारे में आपने एफएससी में भी पढ़ा है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में भी आपने सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर 14 के अंदर, या फिर आप ये कह लें कि चैप्टर 13 जो अमाइनो एसिड का आपने चैप्टर पढ़ा था। अमाइनो एसिड के बारे में लास्ट पे पढ़ा है कि अगर अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो दो अमाइनो एसिड मिलते हैं, डाईपेप्टाइड होता है, 3 मिल जाते हैं, ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन अगर वो 10,000 से मैस उसका ज़्यादा हो तो उसे प्रोटीन कहते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। एंजाइम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ कंपाउंड पॉलीपेप्टाइड। ऊपर हमने कह दिया प्रोटीन है, नीचे पॉलीपेप्टाइड, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ स्टेबलाइज्ड बाय। थर्ड एमसीक्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 4 आपके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उससे रिलेटेड ये बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। एंड 4 पे अगर देखें, द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम। आपको सब पता होगा कि ये बड़ा सिंपल सा है कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, तो कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन चेक्स द नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपको मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। मैट्रिक की केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ी है, तो अब वहाँ विटामिन का टॉपिक है, वहाँ विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है। ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ज़्विटराइन, एलानीन, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्लोराइड, बोथ ए एंड बी एंड डी नन। यहाँ जो ऑप्शन लगा है ये इनकरेक्ट लगा हुआ है। अगर आप देखें तो इसने करेक्ट जो क्वेश्चन लगाया है बी लगाया है, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड टिक लगा हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है। ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड है। एलानीन और ग्लाइसिन इटसेल्फ दोनों अमाइनो एसिड हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ज़्विटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ग्लाइसिन के साथ हाइड्रोक्लोराइड है HCl, तो जो नेगेटिव है उसके साथ H लग जाएगा, जो पॉजिटिव है उसके साथ Cl लग जाएगा, तो डेफिनेटली ये ज़्विटराइन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल जो ए है एलानीन, ऑप्शन ए वो करेक्ट है, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउ अस टू डिटरमाइन। यहाँ पे अगर देखें, नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, ऑप्शन ए, काइंड ऑफ बॉन्ड्स इन द कंपाउंड, ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड देन कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट किया गया है, लेकिन ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क नहीं बताती, वो हमें काइंड ऑफ बॉन्ड्स बताती है कि किस किस्म के बॉन्ड्स हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बोनाइल बॉन्ड है, या अल्कोहलिक बॉन्ड है। मेन फंक्शनल ग्रुप कह लें कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो इट डजंट टेल अस अबाउट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं ज़्यादातर उसके अंदर हेल्प करती है। तो इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ इस जो आपके पास अगर ये पेपर है और आप इसको देखते हैं, जो टिक लगे हैं जितने, इनमें मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, दैट मार्श गैस कंटेन्स। मार्श गैस मीथेन होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज़ द बेस्ट टू यूज़ व्हेन टेकिंग IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम के लिए जो मोस्टली सॉल्वेंट CCl4 यहाँ पे सूटेबल है मोस्टली। ऑप्शन ए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लाजमी पढ़ें। देखें इसमें से भी मेरे ख्याल में आपके सामने स्पेक्ट्रोस्कोपी से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है।
देखिए नेक्स्ट अगेन 10th MCQ जो है, स्ट्रॉन्ग पीक बिटवीन 1700 एंड 1760 सेंट पर सेंटीमीटर इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स। ये जो फंक्शनल ग्रुप बता रहा है यहाँ पे, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के जो रेंज होती है यहाँ पे हमारे पास ये आती है 1700 से 1760। मुख्तलिफ जितने भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट विच टाइप ऑफ रेडिएशन यूज इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखें अभी तक जितना ये 10-11 क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी से अच्छा खासा पूछा गया है। 2015 में स्पेक्ट्रोस्कोपी से अच्छा खासा, मतलब 2017 के पेपर में भी देखें तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन नज़र आते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे लाजमी फोकस करें जी। ऑप्शन एक की बात करें अगर तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपको पता है कि मैंने स्पेक्ट्रम की बात शायद पिछली अपनी वीडियोस के अंदर भी एक दफ़ा स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था। FSC पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 5 के अंदर भी स्पेक्ट्रम है। एटलीस्ट आपको उनकी रेंज वगैरह पता होनी चाहिए। जिस तरह विजिबल की रेंज है 400 से 800 नैनोमीटर, इसी तरह 400 से 800 से आगे 1 लाख नैनोमीटर तक आपके पास IR है। 1 लाख से 1 करोड़ नैनोमीटर तक आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, और 1 करोड़ से 1 बिलियन 10⁹ नैनोमीटर तक आपके पास जो वेव लेंथ होती है उसके अंदर आपके पास रेडियो वेव्स आती हैं। तो रेडियो वेव जो होती हैं वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट देखें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है वो D करेक्ट है, क्योंकि रदरफोर्ड ने किया था, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। नेक्स्ट 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पे गलत है। अगर देखें ऑप्शन, इट इज़ अ पार्टिकल, इट इज़ अ वेव प्रॉपर्टी, इट हैज़ वेव प्रॉपर्टी। ऑप्शन C इमिट्स एनर्जी वाइल मूविंग इन ऑर्बिट। ये बोहर के मॉडल के अगेंस्ट जा रहा है ये पॉइंट। एंड लास्ट वन देखें, मोशन इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बाकी तीनों करेक्ट हैं, ये C वाला जो है वो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट है, फॉलोइंग इज अ होल नंबर। यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाता है। करेक्ट ऑप्शन 15 में जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव आयन इज़ 2, 8 एंड 14। और अगर इसका एटॉमिक वेट 56 हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो ऑप्शन लगा है 32, ये गलत है। अब आप ख़ुद देखें, उसमें M2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, M की नहीं दी गई। मैस तो M का है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करता है, हमें प्रोटॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए मैस के लिए। तो प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल में देखेंगे, जितने न्यूट्रल में उतने ज़ाहिर है उधर से ही प्रोटॉन के बारे में पता चलेगा। तो अगर इसमें अभी देखें M2 पॉजिटिव में 24 हैं, लेकिन M में कितने थे, 2 निकल चुके हैं, 26। तो 26 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 26 ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन आपके पास आ जाता है एटॉमिक मास। तो उस 56 में से आप अगर 26 निकाल दें, पीछे बचता है 30। ऑप्शन A करेक्ट है, यहाँ पे B लगा है। द रेशो बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन सिलिकॉन विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मैसेस। कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि अगर बात करें अपने सिलिकॉन की तो 14। 6:14। इनको 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 3s are 6 होता है रेशो, 2 7s are 14। तो ऑप्शन A करेक्ट ऑप्शन है। 17 की अगर बात करें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स फ्राम द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मेनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, ऑप्शन A प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड 19, द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द रियल एंड द रियल मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये देखें, ये 3 क्वेश्चन इकट्ठे जो है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर आप देखें, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर आपने 6ठे या 5वें सेमेस्टर के अंदर अगर आपने BS किया है तो आपने पढ़ा होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मुकम्मल एक टॉपिक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, सारा कुछ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज़ द सर्टन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर वुड द गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। 20 MCQ नंबर 20, 2 लीटर वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। V1 जो है वो 2 डेसीमीटर क्यूब, लीटर जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब ही होता है।
2 डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन टेम्परेचर आगे क्या कहता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे फार्मूला चार्ल्स लॉ वाला लगेगा, V1/T1 = V2/T2। तो V1 तो आपके पास आ गया 2 लीटर, तो T1 क्या आ गया आपके पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करें, क्योंकि कैलकुलेशन जब भी आप करते हैं ये याद रखिएगा, टेम्परेचर को कभी भी सेल्सियस स्केल में नहीं लेना, केल्विन स्केल में लेना है, ठीक है। गैसेस के अंदर जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो टेम्परेचर को केल्विन में लेके, अब टेम्परेचर 0 डिग्री के मतलब होता है 273 केल्विन। अब V1 हो गया 2, नीचे उसके आ गया 273 = V2/T2। तो V2 कितना है 4, तो उस तरफ 4 है, ठीक है। तो अब 4/T आपके पास आ गया T2। तो T2 फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। आप T2 को एक तरफ रख लें, 2 को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें बेशक। 2 × T2 हो जाएगा, 4 × T1 हो जाएगा। तो 4 × T1 273 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास कितना आ जाएगा, 1000 एंड समथिंग आ जाएगा। उसको आप डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास जो है वो V1 आ जाएगा। तो वो 546 आ जाएगा आपके पास, लेकिन वो केल्विन में आएगा। यहाँ ऑप्शन गिवन है सेल्सियस में, ये थोड़ा सा आपने देखना है। तो यहाँ ऑप्शन सेल्सियस में है, तो इसका मतलब है अब जो केल्विन आया उसको अब 546 केल्विन उसको कन्वर्ट करें सेल्सियस में। तो 546 केल्विन जो होता है वो सेल्सियस में 273 सेल्सियस के इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 20 वाले का, ना कि ऑप्शन बी। यहाँ ऑप्शन बी लगा है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट 20 MCQs के साथ आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।